एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर अभी 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 तक एक्सपोजर कंडीशन तक आप पढ़ लिए थे। एक्सपोजर कंडीशन जो कल बताए थे, आई होप आप लोगों ने उसे समझा होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे, ठीक है। एक्सपोजर कंडीशन क्या था? एक्सपोजर कंडीशन में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम की बात आता है। तो एक्सपोजर कंडीशन कौन कौन है? पहला तो माइल्ड है, दूसरा मॉडरेट है, तीसरा सीवियर है, तीसरा वेरी सीवियर है और चौथा एक्सट्रीम होता है, ठीक है, एक्सट्रीम सीवियर। अगर हम बात करें कि माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन किसे कहते हैं, माइल्ड कंडीशन कब होगा? जब स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट फ्रॉम रेनफॉल, तब उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड कंडीशन, ठीक है, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। सेकेंड पॉइंट, माइल्ड समझ गए, स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉर्मल रेनफॉल। मॉडरेट की बात करें, स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट फ्रॉम सीवियर रेनफॉल। इसमें दो कंडीशन बनता है। पहला, ये बीच से देखिए, अगर नोट्स में आप देख रहे होंगे तो यहां से बीच में लाइन दिया हुआ है। लाइन का मतलब दो कंडीशन, ये कंडीशन रहे या ये कंडीशन रहे, स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट फ्रॉम सीवियर रेनफॉल या दूसरा कंडीशन फुल्ली इमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा सीवियर है। सीवियर में क्या है? फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन और ये है एक चौथा, चार कंडीशन है। ये चारों कंडीशन अगर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, ठीक है। स्ट्रक्चर इज एक्सपोज टू सीवियर रेनफॉल, पहला कंडीशन। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई इन वाटर, तीसरा कोस्टल इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर इज फुल्ली इमर्ज्ड इन सी वाटर, चौथा नॉर्मल फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन। ये चारों अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीवियर, ठीक है। एक्सट्रीम के वेरी सीवियर की बात करें तो इसमें तीन कंडीशन है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग सीवियर सी वाटर, सीवियर फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन, स्प्रे ऑफ सी वाटर, तब बोलेंगे वेरी सीवियर एक्सपोज कंडीशन है। आते हैं एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन की बात करें तो टाइडल इफेक्ट हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में केमिकल एक्शन ऑफ सॉइल और मटेरियल, तब उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। कल इस चीज को आपको समझाए थे, आई होप अच्छे से देखे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना, मिनिमम क्लियर कवर फॉर द बिल्डिंग एलिमेंट। जो आपको बिल्डिंग एलिमेंट है, स्लैब, बीम, फुटिंग, ये सब, उसमें मिनिमम क्लियर कवर कितना होना चाहिए? कवर के बारे में आपको फर्स्ट क्लास में ही समझाए थे कि कवर क्या होता है, ठीक है। आपको आज फोटो भी दिखाने वाले थे लेकिन अवेलेबल नहीं हो पाया, ठीक है, तो दिखा देंगे। वो जो बिल्डिंग का जो भी एलिमेंट है ना, उसमें क्लियर कवर कौन है, स्टीरअप कौन है, बार कौन है, ठीक है, सभी चीज हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको एक बार फोटो में। बस लेक्चर देखते जाइए, एक दो लेक्चर में आ ही जाएगा, ठीक है। एलिमेंट की बात करते हैं तो स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग हो गया, उसमें मिनिमम क्लियर कवर हमको चाहिए। तो उसके लिए आपको कंडीशन देखना पड़ेगा, एक्सपोजर कंडीशन कैसा है। अगर माइल्ड और मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, एक्सट्रीम है, ठीक है, ये तीनों है। तो अगर स्लैब है, अच्छा एक कंडीशन और यहाँ पे आता है कि ये सब स्लैब का जो थिकनेस है वो 200 mm से ज्यादा रहना चाहिए। स्लैब का जो थिकनेस है वो 200 mm से ज्यादा, और डायमीटर ऑफ बार जो है 12 mm से क्या होना चाहिए? ज्यादा। डायमीटर ऑफ बार क्या होना चाहिए? 12 mm से ज्यादा। जो छड़ का डायमीटर है वो 12 mm से ज्यादा और 200, और जो स्लैब का थिकनेस है वो 200 mm से ज्यादा होना चाहिए। तब ये कंडीशन बनेगा कि माइल्ड और मॉडरेट है तो 20 mm का क्लियर कवर दे दीजिए, मिनिमम क्लियर कवर। ज्यादा भी दे सकते हैं और ज्यादा एक्सेस भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है, उसका भी एक लिमिट है, उससे भी ज्यादा नहीं दे सकते। ज्यादा दीजिएगा तो उसमें क्रैक आ जाएगा, क्रैक आएगा तो उससे हवा पानी जाएगा उसमें, तो आपको छड़ में क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। क्लियर? तो माइल्ड और मॉडरेट रहेगा तब मिनिमम क्लियर कवर कितना देना है? 200 mm। लेकिन उसका एक कंडीशन है कि थिकनेस 200 mm से ज्यादा, बार भी जो है डायमीटर ऑफ बार है वो 12 mm से ज्यादा होना चाहिए। सीवियर है तो 45 mm, वेरी सीवियर है तो 50 mm, एक्सट्रीम है तो 75 mm। अब आते हैं बीम की बात करते हैं। बीम रहेगा तो 25 mm, अगर माइल्ड मॉडरेट है तो 25 mm क्लियर कवर, सीवियर है तो 45, वेरी सीवियर है तो 50 और एक्सट्रीम है तो 75। इस तरह से कॉलम का, फुटिंग का। कॉलम की बात करें तो यहाँ भी उसका विड्थ अगर 200 mm से ज्यादा है और डायमीटर है 12 mm से ज्यादा है, तब की ये कहानी है, ठीक है। लेकिन अगर कम है, यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे कम हो जाएगा तब, तो कम हो जाएगा तो अभी पॉइंट वाइज पॉइंट समझाते हैं उसको, ठीक है। फुटिंग 50 mm माइल्ड और मॉडरेट में, सीवियर में 50 mm, वेरी सीवियर में 50 mm, एक्सट्रीम में 75 mm।
अब आते कम रहेगा उसके लिए पढ़ते हैं पॉइंट वाइज करके, नोट में लिखा हुआ है। व्हेन थिकनेस ऑफ स्लैब इज लेस देन 200 mm, अगर स्लैब का जो थिकनेस है वो 200 mm से कम हो, डाया ऑफ वायर इज लेस देन 12 mm हो, तो जो उसका कवर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तब 15 mm होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका जो स्लैब है उसका थिकनेस 200 से कम है, डायमीटर ऑफ बार भी 12 mm से कम है, तो जो क्लियर कवर लेना है वो 15 mm का लेना है बस। इससे अगर इसका कंडीशन था कि अगर 200 से ज्यादा 12 mm से ज्यादा है तब कौन सा कंडीशन था, इसमें फिर हमको एक्सपोजर कंडीशन देखना पड़ता था कि कौन सा एक्सपोजर कंडीशन है, उसके हिसाब से हम लोग क्लियर कवर लेते थे। क्लियर, चलिए सेकेंड पॉइंट में आते हैं। व्हेन विड्थ ऑफ कॉलम इज 200 mm, अगर कॉलम का विड्थ 200 mm है और एंड डाया ऑफ बार लेस देन 12 mm है, तो जो उसका क्लियर कवर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 mm का। और चेंज इन कवर माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड और मॉडरेट इज प्लस माइनस 10 mm, प्लस माइनस 10 mm, यहाँ 1 छूटा हुआ, प्लस माइनस 10 mm। फॉर सिवियर एंड वेरी सिवियर कंडीशन, इफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M35 और मोर देन, कवर कैन बी रिड्यूस बाई 5 mm। अगर आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट को बढ़ा रहे हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को बढ़ा रहे हैं 35 mm या इससे ज्यादा, तब आपके जो कवर है, क्लियर कवर है, उसको आप 5 mm से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कवर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन एक्सेस, यही बता रहे थे ना कि वो मिनिमम क्लियर कवर अभी हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, मैक्सिमम ऐसा नहीं कि जितना मन जितना दे दो, उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ज्यादा क्लियर कवर दे देते हैं तो उससे क्या होगा, क्रैकिंग डेवलप होगा, क्रैकिंग होने से उसमें हवा पानी जाएगा, उससे आपके जो बार है, स्टील है, उसमें क्रोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसको हम दो मेथड से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो दोनों मेथड अभी बताते हैं। इन कंक्रीट क्यूब टेस्टिंग फॉर सेम mixed compressive strength could be different for a mix due to different interlocking, presence of air void, manufacturing process, environmental condition etc के वगैरह से अगर आप अलग अलग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग सैंपल बना रहे हैं, तो सबका स्ट्रेंथ सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सा हम स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करें। उसके लिए दो मेथड है यहाँ पे, IRC 456/2000 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। मेथड 1 है द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर 5% टेस्ट रिजल्ट आर फॉल और एक्सपेक्टेड टू फॉल इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कहने का मतलब आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं इसको। एग्जांपल है कि आपको हम एक पहले सबसे पहले आप लैब में जाइए, लैब में जाते होंगे तो वहां पे आप 150 इंटू 150 इंटू 150 का एक क्यूब में सैंपल बनाए होंगे, याद है कंक्रीट का। हम लेके चलते हैं कि जो हम मेरा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है FCK जो है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो, मतलब M20 का बना रहे हैं। ठीक है, M20 का, तो आपको इस तरह से कितना क्यूब बनाना है, 100 क्यूब बनाना है। कितना क्यूब बनाना है, 100 क्यूब बनाना है। ये एक क्यूब का जो डायमेंशन है 150 इंटू 150 इंटू 150। अब 100 क्यूब हम तैयार किए, कितना क्यूब तैयार किए, 100 क्यूब तैयार किए। 100 क्यूब में 95 क्यूब का जो रिजल्ट होना चाहिए, 95 क्यूब का जो रिजल्ट होना चाहिए वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर अचीव होना चाहिए। ठीक है, अब 5% जो है इससे लोअर स्ट्रेंथ है, तब आप मानेंगे कि आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है जो एक्सेप्टेबल है। समझ पाए? फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, आप लैब गए, आप कौन से ग्रेड के बनाना चाहते हैं, M20 M25 जो भी हो आप, तो हम लेके चलते हैं, मान लीजिए M20 का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, M20 का, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। कितना, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्यूब का साइज 150 इंटू 150 पढ़े होंगे। ठीक है, उसका 100 क्यूब तैयार किए। कितना क्यूब तैयार किए, 100 क्यूब, जिसमें अगर 95 क्यूब का स्ट्रेंथ इतना अचीव हो रहा है जो आपका टारगेट था। ठीक है, कि हमको 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। अगर 95 क्यूब आ रहा है, अचीव हो रहा है, अब 5% फॉल हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। ठीक है, आपका नहीं आ पाया, इससे कम स्ट्रेंथ आ गया, तब आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपका सही है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का स्ट्रेंथ 5% क्या हो सकता है, फॉल हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है
कि दूसरा कंडीशन है यहाँ पे टारगेट मीन स्ट्रेंथ से हम लोग निकाल लेते हैं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होता है, पहले तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू जान लेते हैं। सिग्मा का जो वैल्यू होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। अगर M15 है तो 3.5, M20 से 25 है तो 4, अगर M30 से एबव है तो 5 इस सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा। एफ सिक्के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक का स्ट्रेंथ है। FM क्या है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ है, ठीक है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। तो इसको निकालना है, तो इसके निकालने के लिए हमको क्या वैल्यू होना चाहिए, एफ सिक्के प्लस 1.65 सिग्मा। अगर हम बोलेंगे कि M20 का बताइए, आप टारगेट स्ट्रेंथ बताइए M20 का, तो M20 का एफ सिक्के का वैल्यू कितना होगा, 20 न्यूटन पर mm²। हमको क्या चाहिए, FM चाहिए, तो 20 प्लस 1.65 और सिग्मा का वैल्यू 20 पे कितना है, M20 पे सिग्मा का वैल्यू कितना है, तो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। M25 टू M25 का सिग्मा का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4, तो यहीं से आपका आ जाएगा टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे टारगेट मीन स्ट्रेंथ दिया हुआ है, FM का वैल्यू दे दिया आपको, ठीक है, दे दिया है आपको, और एफ सिक्के का निकालना है, ठीक है, तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन एफ सिक्के कितना एफ सिक्के का निकालना है उसी के अकॉर्डिंग तो सिग्मा का वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज डाटा दिया रहेगा क्वेश्चन में। अभी बस हम लोग समझिए कि एक तरह से टर्म सीखते जा रहे हैं, ठीक है। टर्म सीखने के बाद आपको बीम से क्वेश्चन एनालिसिस डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। ड्यूरिंग टेस्टिंग इफ लो स्ट्रेंथ क्यूब आर मोर क्वालिटी इज कंसीडर्ड एज पुअर। अगर आप टेस्ट के दौरान आपको पाया जाता है कि लो स्ट्रेंथ क्यूब आर मोर, मतलब कम स्ट्रेंथ का क्यूब ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा क्यूब है जिसका स्ट्रेंथ कम है, तो आपका कैसा हो जाएगा, पुअर क्वालिटी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ होगा, पुअर क्वालिटी, हाई कॉस्ट, आइडियल। आइडियल में क्या, परफेक्ट होना चाहिए। पुअर क्वालिटी में अगर क्यूब जैसे मान लीजिए कि 50 क्यूब है जिसका स्ट्रेंथ कम आ गया, मतलब क्या है, पुअर क्वालिटी है। अगर ज्यादा स्ट्रेंथ आ गया, मतलब अच्छा स्ट्रेंथ आ गया, तो हाई कॉस्ट लग जाएगा। अगर मान लीजिए 98 क्यूब है जो अच्छा रिजल्ट दे दिया, मतलब हाई कॉस्ट उसमें हो गया। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, ड्यूरिंग टेस्टिंग इफ लो स्ट्रेंथ क्यूब आर मोर क्वालिटी इज कंसीडर्ड एज पुअर। ड्यूरिंग टेस्टिंग इफ हाई स्ट्रेंथ रिजल्ट आर मोर, अगर हाई स्ट्रेंथ का रिजल्ट जो ज्यादा है तब वहां पे हाई कॉस्ट कंक्रीट हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो यही ग्राफ था। अब आते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, कौन सा हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए कुछ मेथड है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सोल्व करेंगे। For the approval of concrete in RCC structure, the concrete should valid acceptance criteria। वो कौन कौन क्राइटेरिया होना चाहिए, वो 3 क्राइटेरिया में डिवाइडेड है, ठीक है। तभी बारी बारी से पढ़ रहे हैं। इन ए सैंपल ऑफ कंक्रीट देयर आर 3 स्पेसिमेन और क्यूब। अगर आपको एक सैंपल ले रहा है तो एक सैंपल में आपको 3 क्यूब को क्या करना है, बनाना है, ठीक है, ABC। आपको एक सैंपल ले रहे हैं तो 3 क्यूब तैयार करना है उसमें। क्लियर, चलिए उसी तरह से कितना सैंपल बनाना है, मान लीजिए 2 सैंपल बनाना है, तो 2 सैंपल बनाना है तो एक में 3 क्यूब, फिर 2 में 3 क्यूब। अगर 3 सैंपल बनाना है तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, इस तरह से, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा यहाँ पे कि कितना मीटर क्यूब का कंक्रीट है। वो नीचे में थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, सैंपलिंग फॉर डिफरेंट मीटर क्यूब कंक्रीट। अगर 1 से 5 मीटर क्यूब है, अगर कंक्रीट जो है 1 से 5 मीटर क्यूब होता, कितना सैंपल लेना है, 1 सैंपल। 6 से 15 मीटर क्यूब का कंक्रीट है तो 2 सैंपल लेना है। 1 सैंपल मतलब 1 सैंपल में कितना, 1 सैंपल में कितना क्यूब बनाना है, 3 क्यूब बनाना है। 2 सैंपल में 6 क्यूब हो जाएगा, है ना, 2 सैंपल में 6, 3 में 9, 4 में 12, इस तरह से। तो अभी तो सैंपल के बारे में बात करें कि पहले ये चीज समझिए कि 1 सैंपल में हमेशा 3 क्यूब बनेगा। शुरू में अभी जस्ट बता रहे थे, 1 सैंपल में हमेशा 3 क्यूब बनेगा, ABC। फिर उसी तरह से 2 क्यूब लेंगे, 2 सैंपल ले रहा है तो 2 सैंपल में, पहला सैंपल में 3 क्यूब और दूसरा सैंपल में भी 3 क्यूब। अगर मान लीजिए 3 सैंपल ले रहा है तो इसमें 3 भाग में बांटेंगे। पहला सैंपल लिए उसमें 3 क्यूब, दूसरा में 3 क्यूब, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा इसलिए डिटेल में समझा रहे हैं इसको। तीनों में 3-3 क्यूब का स्पेसिमेन तैयार करना है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये क्यूब किस पे डिपेंड करेगा, क्यूब किस पे डिपेंड करेगा, तो ये करेगा कि कितना मीटर क्यूब आपका कंक्रीट है।
अगर 1 से 5 मीटर क्यू है तो 1 सैंपल, 6 से 15 मीटर क्यू है तो 2 सैंपल, 16 से 30 मीटर क्यू है तो 3 सैंपल, 31 से 50 मीटर क्यू है तो 4 सैंपल। लेकिन 51 से अगर एभव है, 51 से एभव है तब प्रत्येक 50 मीटर क्यू पे 1 सैंपल बढ़ा दीजिएगा। जैसे 51 है, अब 101 हो जाएगा तो कितना सैंपल, 5 सैंपल। फिर 151 में 50 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 101 में 50 जोड़िए तो 151, 151 में 6 सैंपल। क्लियर कि 51 से जैसी ज्यादा होगा तब 50 क्यूब पर 1 सैंपल आपको क्या कर देना है, बढ़ा देना है। ठीक है, 1 सैंपल बढ़ा देना। क्लियर। आइए क्वेश्चन समझते हैं। पहले तो ये जो लिखा हुआ उसी को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कहां पे थे, यहाँ पे इन ए सैंपल ऑफ कंक्रीट देयर आर 3 स्पेसिमेन और क्यूब। अगर आप 1 सैंपल ले रहे हैं तो उसमें 3 क्यूब बनाना पड़ेगा। क्लियर। फॉर टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट एटलीस्ट 1 सैंपल शुड बी प्रिपेयर। अगर आप कंक्रीट का टेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 1 सैंपल तो बनाना ही पड़ेगा। जैसा कि अभी देख रहे थे कि 1 सैंपल अगर 1 से 5 था तो कितना, 1 सैंपल ले रहे थे। 6 से आपका 15 था तो 2 सैंपल ले रहे थे। 16 से 30 था तो 3 सैंपल। 31 से 50 4 सैंपल। मतलब मिनिमम कितना सैंपल है, 1 सैंपल। ठीक है, यही चीज को बोल रहा है। देखिए लिखा जो है ना मेरा नोट्स में, अगर ढंग से कोई पढ़ लीजिएगा ना इसको अच्छे से समझ के, ठीक है, तो मतलब इससे ज्यादा पढ़ने के आरसीसी में जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया। हाँ, बशर्ते वो हिडन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपको समझाने वाला जो पढ़ा रहे हैं या गाइड कर रहे हैं वो समझा देंगे, तो हर एक चीज यहाँ से निकल जाएगा। भले थोड़ा सा मान लीजिए कि पॉइंट बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा हुआ है, यही कोई इसको डिटेल में भरेगा तो वो सब पढ़ने में मजा नहीं आता है। आप किसी के थ्रू ही तो पढ़ने वाले हैं, या तो आप अपने क्लास के टीचर के थ्रू पढ़ने वाले हैं, या हम आपको गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं से भी पढ़िएगा तो वो आपको अगर इसको समझाते जा रहा है तो आपको यहाँ से एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला जितना नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, बशर्ते आपको कोई अच्छे से समझाने वाले मिल जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर टेस्टिंग ऑफ ए कंक्रीट एटलीस्ट 1 सैंपल शुड बी प्रिपेयर्ड। आपको कम से कम 1 सैंपल तैयार करना है, जैसा कि अभी जस्ट देखे। फॉर अप्रूवल ऑल द क्राइटेरिया शुड बी पास्ड। आपको सभी क्राइटेरिया को क्या करना चाहिए, पास। वो कितना क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अभी तीनों क्राइटेरिया को देखने वाले, जस्ट अभी देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जांपल लेकर, तो ये तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल है तब हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कंक्रीट जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको एक्सेप्ट करेंगे। कंजिक्यूटिव रिपीटली टेस्ट रिजल्ट इज नॉट कंसीडर्ड ड्यूरिंग सैंपलिंग प्रोसेस। इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि 1 सैंपल लिए थे तो उसमें कितना क्यूब लिए थे आप, 3 क्यूब। अगर एक का 22 आया, ठीक है, दूसरा का 23 आया, तीसरा क्या फिर 22 आ गया, तो अब ये 22 वाला को आपको कंसीडर 1 को करना है। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा फिर से 1 सैंपल बनाएंगे। उसमें अगर अलग कोई आ रहा है, जैसे 24 आ गया, तो 22 23 24। क्लियर। ये ऐसा दो को अगर एक ही सैंपल में 2 रिजल्ट सेम आ रहा है तो दोनों नहीं लेना, कोई एगो ले लेना है, मतलब दोनों तो सेम ही है, कोई एगो ले लीजिए फिर से एगो तैयार कीजिए, मतलब रिपीट वाला नहीं लेना है। क्लियर, 3 एगो लेना है लेकिन वो रिपीट वाला नहीं लेना है। 22 23 22 आया था तो एगो 22 वाला कट लीजिए, 23 22 आ गया, कोई और लीजिए। अगर अलग आ रहा है तो वो तीनों आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा 1 सैंपल में। यहां तक समझ गए होंगे। तब यही तीनों क्राइटेरिया पे स्टार्ट हो गया है। क्राइटेरिया यहां लिख लीजिएगा, एक क्राइटेरिया है। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। द वेरिएशन इन स्ट्रेंथ शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द एवरेज ऑफ क्यूब। 15% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए उसके स्ट्रेंथ जो है, एवरेज क्यू का स्ट्रेंथ है उससे 15% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये बात आपको न्यूमेरिकल में समझाएंगे। ठीक है, खाली अभी वर्ड सुन लीजिए कि 15% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया बोलता है। सेकेंड क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जो 4 सैंपल ले रहे हैं उसका जो स्ट्रेंथ है FCK प्लस 0.825 सिग्मा से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। और दूसरा इसी में 2 कंडीशन, FCK प्लस 3, ये दोनों में जो वैल्यू मैक्सिमम होगा उसको अडॉप्ट करेंगे। कैसे करेंगे अभी न्यूमेरिकल में सीख रहे हैं, बस आप खाली सुनते जाइए। पहला पॉइंट क्या था,
कि 15% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि जो 4 सैंपल का एवरेज स्ट्रेंथ है वो FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 3 ये दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उसको लेंगे। तीसरा बोल रहा है इंडिविजुअल सैंपल स्ट्रेंथ जो हो FCK माइनस 3 से बराबर हो या उससे बड़ा हो। ठीक है, अब यही तीनों पॉइंट को हम क्वेश्चन में समझेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, एक कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ 50 मीटर क्यूब। 50 मीटर क्यूब का एक कंक्रीट ले रहे हैं। 50 मीटर क्यूब मतलब कितना सैंपल? 4 सैंपल। 50 मीटर क्यूब का कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इसका नहीं है, बस यहाँ पे सैंपल के लिए 50 मीटर क्यूब आएगा। फिर 50 मीटर क्यूब है मतलब कई सैंपल? 4 सैंपल। अभी डाटा दिखा रहे थे, अगर यहीं पे 20 रहता या 30 रहता तो जो डाटा दिखाए थे उसके अकॉर्डिंग आपको सैंपल लेना पड़ेगा। तो 50 मीटर क्यूब है तो 4 सैंपल लेंगे। यहां तक क्लियर? इज प्रिपेयर्ड विथ 4 सैंपल। लिख भी दिया, नहीं भी लिखता तो हम समझते कि 50 मीटर क्यूब है तो 4 सैंपल लेना है। द टारगेट है, टी है, ठीक है, जी नहीं होगा। टारगेट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 25 मेगापास्कल। जो आपका FCK का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड द रिजल्ट ऑफ द सैंपल इज गिवन बिलो। फाइंड द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वैलिडिटी इन दिस सैंपल। अब सैंपल का यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है। सैंपल फर्स्ट लिया था, उसका रिजल्ट था 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टू सैंपल की बात करें तो 26, 24, 28। तीसरा की बात करें तो 31, 35, 33। 4 सैंपल की बात करें, चौथा सैंपल 32, 31, 33। यही इसका रिजल्ट था। देखिए तो पहले तो ये चेक कीजिए कि देखिए किसी में रिपीट नहीं होगा। इसमें 22 है, 28 से 26 है, 26 से 24 से 28। अच्छा, कोई ऐसा नहीं मिला लीजिए सर 26 है इसमें 26। अपना में एक सैंपल की बात कर रहे हैं, सब में नहीं देखना है। इस सैंपल एक वाला सैंपल में देख रहे हैं, इसमें कोई रिपीट नहीं करना चाहिए। 22, 28, 26, ठीक है। इसी में अगर 22 रहता, 22 रहता, 26 रहता तो ये नहीं, 22 के जगह कोई और फिर से सैंपल तैयार कीजिए, उसका कोई अलग रिजल्ट आए। ठीक है, उसकी हम बात किए थे। क्लियर? चलिए, तब इस तरह से रिजल्ट दिया हुआ है। अब आते हैं चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन है, यहां से सैंपल लिख देंगे, सैंपल 1 2 3 4। रिजल्ट लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसका एवरेज निकाल लेंगे तो 22, 28, 26 का एवरेज कितना आएगा? 25.33। 25.33 22, 28, 26 का, तो इसी को एफ एवरेज बोलेंगे। ठीक है, जो स्ट्रेंथ एवरेज है वो कितना होगा? 22, 28, 26 का 25.33, 26, 24, 28 का 26, 31, 35, 33 का 33, 32, 31, 33 का आप निकालिए एवरेज का। मतलब पहला का बता रहा है 22 प्लस 28 प्लस 26 बटा कितना? 3। तो यही हो गया आपका जो वैल्यू आएगा 25.33। यहां तक तो अभी तक हम कुछ नहीं किए। अब यहां से हमको 3 कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया और सेकेंड क्राइटेरिया थोड़ा सा चौड़ा होगा, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन होगा, तो सेकेंड को यहां कर दिए हैं और थर्ड को कॉलम में ही कर दिए। आपके पास पेपर है, जगह ज्यादा है, तो आप फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकेंड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया एक कॉलम में ही लिख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे बना के। पहले तो इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद फर्स्ट क्राइटेरिया लिख के फर्स्ट वाला, फिर नीचे सेकेंड वाला, थर्ड वाला, ऐसे भी बना सकते हैं आपके सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो मेरे यहाँ पहले फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या बोला था कि 15% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब 15% वेरिएशन का मतलब समझ रहे हैं कि 100 है तो 15% का वेरिएशन का मतलब 85। नीचे हम अगर नीचे आने चाहे तो 85, ऊपर जाना चाहे तो 115, यानी 85 से 115 के बीच में रहेगा। 85 से 115 के बीच में रहेगा, तो 85 का मतलब 0.85, ये परसेंटेज में था 0.85, और 115 करने का मतलब 1.15 एवरेज। क्लियर? अब देखिए आपको निकालना था क्या? 15% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। किसका? एवरेज स्ट्रेंथ का। तो जो एवरेज स्ट्रेंथ है उसको कितना से गुना कर देंगे? 0.85, यानी 25.33 को हम 0.85 से गुना कर देंगे। 25.33 को 0.85 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 21.53। अगर 1.15 से गुना कर देंगे तो 29.1295। अब क्या बोला था कि 15% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो आया ना 21.533 और 29.1295,
ये जो आपका रिजल्ट है इसी के बीच में होना चाहिए, इससे बाहर और अंदर नहीं, मतलब नीचे नहीं रहना चाहिए, ज्यादा कम नहीं रहना चाहिए। तो देखिए 22 किसके बीच में, 21 और 29 के बीच में सही है। 28 21 और 29 के बीच में सही है। 26 जो है 21 और 29 के बीच में सही है। पहला तो क्लियर हो गया। उसी तरह से दूसरा में आते हैं। इसका एवरेज 26 आया था, 0.85 22.1 आएगा और 1.15 29.9 आएगा। अब जो देख रहे हैं 26 22 और 29 के बीच में है, 24 22 और 29 के बीच में, 28 22 और 29 के बीच में। उसी तरह से इसका एवरेज निकाल लेते हैं। इसका फिर एवरेज का 0.85 निकाल लेंगे, 1.15 निकाल लेंगे। अब देखिएगा 31 28 और 37 के बीच में है, 35 28 और 37 के बीच में, 33 28 और 37 के बीच में, ये भी फुलफिल हो गया। तीसरा में आते हैं। इसका एवरेज 32 आ गया था, उसी तरह 27.2 36.3 32 इसी के बीच में, 31 27 और 36 के बीच में, 33 इसके बीच में। अब एक बात और सुन लीजिएगा, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, पहला क्राइटेरिया फुलफिल है। चलिए पहला तो हो गया क्योंकि इसी के बीच में सब वैल्यू था। लेकिन कोई क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं, आप पहले क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, तो यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। लिख दीजिएगा कि इसको हम इस स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला क्राइटेरिया को ही फुलफिल नहीं किया। अब आते हैं सेकेंड क्राइटेरिया को पढ़ लेते हैं, उसके बाद थर्ड वाला को पढ़ेंगे। सेकेंड वाला हम नीचे लिख दिए। सेकेंड वाला में क्या था, दो कंडीशन था। पहला एफ सिक्के प्लस 0.825 सिग्मा और एफ सिक्के प्लस 3, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा। आपको दिया हुआ था क्या, 25 वाला दिया हुआ था ना, तो उसका करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होगा, 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो एफ सिक्के का वैल्यू 25 0.825 और सिग्मा का वैल्यू जब 25 होता है, आपको बताया लिखाया गया होगा कि M20 से M25 रहता है, तो सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। जस्ट अभी इसके ऊपर ही समझाए थे आपको, कहीं पे लिखल था, ठीक है, देखिए यहीं पे था कि अगर M15 है तो सिग्मा का वैल्यू 3.5, M20 से 25 है तो सिग्मा का वैल्यू 4, M30 से एबव है तो सिग्मा का वैल्यू 5, ठीक है। तो M25 क्वेश्चन दिया था, तो M25 क्वेश्चन दिया, देखिए यहाँ पे 25 मेगा पास्कल है, मतलब क्या है, M25 है, M25 में कितना सिग्मा का वैल्यू होगा, तो 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू कितना पुट कर दिए, 4, तो आ गया 28.5 आ गया। एफ सिक्के प्लस 3 25 प्लस 3 28, तो ये दोनों में ज्यादा कौन है, तो 28.5 है, 3 है, यह 3 है, 5, तो 28, तो मैक्सिमम ये दोनों में कौन है, तो मैक्सिमम में 28.3। अब ये बोल रहा है सेकेंड क्राइटेरिया पास हुआ कि नहीं, उसको जांचने के लिए बताते हैं, इसको जांचने के लिए बताते हैं। तो ये कहता है ना कि जो 4 सैंपल आप लिए हैं ना, सेकेंड क्राइटेरिया को पास हुआ कि नहीं, उसको जांचने के लिए बता रहे हैं। कि ये कहता है ना कि जो आपका 4 सैंपल लिए है ना, 1 सैंपल 2 सैंपल 3 सैंपल 4 सैंपल, इसका एवरेज वैल्यू निकाले थे, एफ एवरेज, इसका भी एफ एवरेज, इसका भी एफ एवरेज, इसका भी एफ एवरेज, इसके चारों के एवरेज जो होगा, इस चारों के एवरेज जो होगा, ठीक है, वो 28.3 आना चाहिए। इससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, ये बोलता है सेकेंड क्राइटेरिया जो बोलता है, वो बोलता है कि ये चारों को जोड़िए, तो ये चारों को जोड़ के एवरेज कीजिए। तो ये चारों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 25.33 प्लस 26 प्लस 33 प्लस 32 बटा कितना 4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 29.0825, ठीक है। इतना आना चाहिए, इतना आया ये एफ एवरेज। और सेकेंड क्राइटेरिया बोलता है कि इतना कम से कम आना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया बोलता है कि जो हम मैक्सिमम मेरा वैल्यू है, उससे एफ एवरेज का जो वैल्यू है वो ज्यादा ही होना चाहिए या इसी के बराबर होना चाहिए, बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो कितना वैल्यू आया था, एवरेज ऑफ 4 सैंपल 29.0825। तो देखिए 28 से ज्यादा है मतलब सही है, इससे कम हो जाता है इसका वैल्यू, जैसे मान लीजिए 28.33 है ना, इसका वैल्यू मान लीजिए कि आ जाता 27,000, तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड क्राइटेरिया फेल कर जाता है ना। तो ये 29 है जो 28 से ज्यादा है, मतलब आपका सही है, सेकेंड क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है। क्लियर। अब आते थर्ड क्राइटेरिया पे बढ़ते हैं। थर्ड क्राइटेरिया जो बताता है
कि क्या बोला था पहले, थर्ड क्राइटेरिया का यहाँ जो बताया था कि इंडिविजुअल सैंपल स्ट्रेंथ है, एक गो सैंपल का स्ट्रेंथ जो है f(-3) से ज्यादा या बराबर होना चाहिए। तो f(-3) का मतलब f() कितना था, कैरेक्टरिस्टिक का स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यहाँ पे 25 दिया हुआ था, तो 25 में 3 गया 22, सभी का 25 है तो 22 22 22 22 जो है वो बराबर या उससे ज्यादा रहना चाहिए इंडिविजुअल वाला। तो 22 देखिए है, 28 उससे ज्यादा, 26 उससे ज्यादा, पहला क्लियर। दूसरा में 22 है, 22 से ज्यादा 26 है, 24 है, 28 है, ये भी क्लियर। तीसरा में, दूसरा वाला हो गया। तीसरा में आते हैं तो तीसरा में देखिए 22 से ज्यादा 31 35 33, ये भी क्लियर हो गया। चौथा में आते हैं 22 से ज्यादा है 32 31 33, ये भी क्लियर। चारों के चारों क्या है, जो f(-3) उससे ज्यादा ही इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। तो तीनों के तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल है तब मेरा जो होगा यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकेंड क्राइटेरिया जी फॉलोड, सेकेंड क्राइटेरिया भी फॉलो कर रहा है, फर्स्ट भी किया, थर्ड भी किया, ठीक है। यहाँ तीनों के तीनों क्राइटेरिया क्या है, एक्सेप्ट है, ठीक है। अगर यही लाइन हम फर्स्ट में बोले थे, अगर फर्स्ट क्राइटेरिया ही पास नहीं होता है तो आगे सोल्व ही नहीं करना है, ठीक है, आगे सोल्व ही नहीं करना है। जब फर्स्ट क्राइटेरिया नहीं पास हुआ तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते उस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ को। क्लियर, ये चीज तो पहले ही समझा दिए कि सैंपलिंग ऑफ डिफरेंट मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट क्या है। तो अगर 1 से 5 मीटर क्यूब रहे तो 1 सैंपल, 6 से 15 है तो 2 सैंपल, 16 से 30 रहे तो 3 सैंपल, 31 से 50 रहे तो 4 सैंपल, एक आमन से ज्यादा रहे तो प्रत्येक 50 मीटर क्यूब पे एक एक सैंपल को आपको बढ़ाते जाना है। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे कुछ नोट पढ़ लेते हैं। इन IS 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC वर्क M20 2000 का जो IS 456/2000 के अकॉर्डिंग जो बताया गया है कि RCC में हम कितना ग्रेड का कंक्रीट मिनिमम 20 का यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम M60 का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो IS कोड जो 456/1978 में आया था उसके अकॉर्डिंग मिनिमम था 15 और मैक्सिमम था 40, जो चेंज होकर 15 20 में हो गया और 40 60 में हो गया। क्लियर। अब आते हैं